नमस्कार हरजीत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आज हमारे दर्शकों को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। आज हम इसी प्रश्नों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और हरजीत जी से जानते हैं उनके जीवन काल के बारे में। आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझको बुलाया। मेरा नाम हरजीत सिंह है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैं बचपन से ही रंगमंच से जुड़ा हुआ था। जैसे स्कूल में प्ले वगैरह होते थे तो मैं उसमें काम करता था, लोगों के साथ रहता था, हमेशा किसी न किसी बात पे लोगों को हंसाता था, अपने दोस्तों को। तो सब यही कहते थे, यार तुम तो बड़े कॉमेडियन हो। तो एक शुरुआत से ही एक नाम मेरा कॉमेडियन पड़ गया कि जब भी लोग मुझको नहीं देखते थे तो यही सोचते आज वो कहाँ रह गया। उनके मन में यही ख्याल आता था कि अगर वो यहाँ पे होता तो सबको हंसा के ही रखता। तो ऐसा ही मेरा जीवन काल रहा है और अभी मैं कुछ फिल्मों में काम कर रहा हूँ। किसी कारण से कुछ लंबा गैप हो गया तो नहीं हो सका, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं फिर से सक्रिय हो गया हूँ पिछले 8 साल से। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कैसे इस फ़िल्म इंडस्ट्री में आए? फ़िल्म इंडस्ट्री में तो मैं काफ़ी बाद में आया हूँ। उसके पहले मैं जब बचपन में मैं छोटा था जी। तो मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता था और नाटक करना, नाटक खेलना बचपन से ही ये शौक़ था। तो जब मैं प्राइमरी क्लास में पढ़ रहा था तो रविंद्रालय में मेरे कई एक शो हुए जिसमें मैंने कहीं किसी राजा का पार्ट अदा किया, तो कभी किसी गरीब इंसान का पार्ट अदा किया। तो मन में अंदर से रहता था कि मैं ये कर सकता हूँ। मेरे अंदर से ये जागरूकता रहती थी कि मैं ये करूँगा तो बहुत अच्छा लगेगा और लोगों को हँसाता रहता था। कभी कहीं बैठ गया तो किसी बात पे मैं हँसा देता था, तो लोग ये कहते थे यार तुम बहुत कॉमेडियन हो। इस तरीके से लोग उत्साहित करते थे मुझको। तो बस यही कुछ सोच करके करता रहता था, लेकिन कुछ घर की स्थितियाँ ऐसी नहीं थी अच्छी कि मुझे उनसे दूर होना पड़ा और केवल अपनी पढ़ाई पे भी मेरे को ध्यान लगाना पड़ा। लेकिन अभी विगत 8 वर्षों से मैं फिर से इसमें सक्रिय हूँ। हरजीत जी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने जो फ़िल्म नगरी में काम किया, तो कोई 1-2 फ़िल्में जो आपने की हों उसके बारे में आप कोई हसीन किस्सा जो ऐसा आपके जीवन में रहा हो उसके बारे में आप बताइए? मेरे एक जानने वाले थे, वो शॉर्ट मूवीज़ बनाया करते थे और नाटक भी करते थे वो। उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन करके बुलाया कि हरजीत तुम कर सकते हो? मैंने कहा यार बहुत दिन हो गए छोड़े हुए, अब मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं आप कर सकते हो। तो उन्होंने एक शॉर्ट मूवी बनाई थी डरावना घर। अच्छा। और उस मूवी में पूरा कैरेक्टर मेरे ऊपर उन्होंने लिखा था, पूरी फ़िल्म में। जी। जो उसके हीरो के पार्ट और हीरोइन के पार्ट थे उनको एकदम किनारे करके वो एक हवेली पे शूट हुआ था। उस हवेली का पूरा मालिक मुझको बना रखा था, मैं ही सारी देखभाल में रहता था। तो वो मैंने मूवी की और उसको लोगों ने बहुत प्रशंसा दी और बहुत हमको उससे प्रोत्साहन डरावना मिला। घर। जी, डरावना घर। जी, तो वो मूवी आपके ऊपर थी, यानी जी, कि वो आपका बहुत अहम किरदार था उस जी, मूवी जी, में। जी। कोई उसका हसीन किस्सा या उसके साथ कोई ऐसी बातें जो आपको बहुत अच्छी लगी हो जीवन में? उसमें ये था कि उसकी कहानी कुछ इस तरीके से थी, जो हवेली में मैं रह रहा था उसके मालिक नहीं थे। अच्छा। उनकी बेटी एक थी, वो बाहर रहती थी विदेश में। वो वहाँ से यहाँ पे आई तो मैं ही उसको मिला और मैं उसको अगर समझाता था कि बेटा ये चीज़ मत छूना, इस चीज़ को मत देखना, लेकिन वो ज़िद करती थी क्योंकि बाहर से पढ़ के आई थी। वो इन सब बातों को नहीं मानती थी, हवेली में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा। एक दिन उसने एक मूर्ति को वहाँ से हटा करके और पार्क में ले जाकर रख दिया और उस मूर्ति ने कुछ ऐसा था जो पूरे हवेली में एक बवंडर सा आ गया। तो मैंने अच्छा। उसको समझाया, मैंने बेटा तुमने देखो ऐसा किया इसलिए ऐसा कारण से हो रहा है। और वो मेरे लिए एक बहुत ही मतलब डरावना भी था और एक मेरा अपना एक्सपीरियंस उस पे था कि यहाँ की किसी चीज़ों को छूना नहीं है, क्योंकि अगर छूने से कुछ हो सकता है, ये मन में रहता था आपके और मतलब वही तो हुआ। मन में डर रहता था। हाँ, वही हुआ। सही है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं या बाहर के लोग हैं या बहुत सारे लोग जादू टोना पे नहीं मानते या फिर ऐसी बातों पे नहीं मानते, हाँ, हाँ, लेकिन कई कई स्टोरियाँ सही भी होती हैं हाँ, दोस्तों। तो उन स्टोरियों में भी ऐसे एक हम लोगों की ये स्टोरी रही डरावना घर। डरावना घर। तो डरावना घर एक सर की पहली मूवी थी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उसमें। तो क्या सोचा आपने जब आपने पहली मूवी की कि डरावना घर, हाँ। तो उसके बाद आपने क्या सोचा कि मैं आप ऐसी फ़िल्में करूँगा या फिर मैं अपने ही किरदार को लेकर जो मेरी कॉमेडी किरदार है या मेरा हँसी मज़ाक का स्वभाव है उस तरह की मूवी का आपने सिलेक्शन किया? देखिए इंसान सोचता कुछ भी है, जी। लेकिन उसका सोचा हुआ कुछ नहीं हो पाता है। क्योंकि कहानियाँ तो कोई और लिखता है और फिर वहाँ कैरेक्टर कुछ और बनता है और जी। हमें उसमें ढलना होता है। तो एक पार्ट ये ऐसा है कि ईश्वर ने भी एक कहानी लिखी है, वो मैं पार्ट यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ। उसमें क्या आगे होना है मुझको नहीं पता है। जी, जी। वो जो रास्ता दिखाएँगे वही मुझे करना है। तो इसी तरीके से फ़िल्मों में भी है। फ़िल्मों में कुछ भी हकीकत नहीं होता है, वो सब एक ड्रामा होता है
उस ड्रामे में, उस पार्ट में अपने आप को ढालना होता है और हमें उस तरीके से उसको निभाना होता है। हरजीत जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने बहुत सारी फ़िल्में करने के बाद मैंने जब आपको कुछ फ़िल्में ऑफ़र की, जब मैंने आपसे कहा कि सर आप मेरे साथ कुछ काम करेंगे, तो आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया और हमारे साथ काम किया। और जैसे कि आपने मेरे साथ 2-3 फ़िल्में की हैं, आपने पुलिस पुलिस का किरदार निभाया है, जी। उसमें आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ऑफ़र तो एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ से भी आता है, अगर हमें लगता है कि मैं इस किरदार को कर सकता हूँ, तो मुझे करना अच्छा लगता है। और पुलिस का कैरेक्टर जो है, वो अब ईश्वर की कृपा कह लीजिए या मेरी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से कह लीजिए कि वो मेरे ऊपर इतना अच्छा लगता है कि लोग अधिकतर मुझे पुलिस का ही कैरेक्टर देते हैं। आपको मैं बताऊँ जी। कि अभी मैंने एक फ़िल्म आंगन की है, वो बड़े बैनर की पिक्चर है। उसमें हमारे दिनेश लाल भैया जी ने शूट किया है अच्छा, एज ए हीरो। जी, उसमें भी मैंने एक इंस्पेक्टर का कैरेक्टर किया है और वो मूवी बहुत अच्छी लगी। उसका प्रीमियर हो चुका है, रिलीज होने पे है और लोगों ने बहुत पसंद किया। मेरे कैरेक्टर भी बहुत पसंद किया कि हरजीत भाई तुमने बहुत बढ़िया किया है। नहीं, ये मुझे भी लगता है कि आप पर वैसे तो कोई भी रोल जी आपको दिया जाए, आपके ऊपर वो चीज़ जम जाती है। जी जी मैंने यही देखा है और आप उसे बखूबी निभा भी रहे हैं। इसी तरीके से जो आप अभी नई फ़िल्म कर रहे हैं अपनी लाइफ़ आफ्टर रिटायरमेंट, जी उसके जी। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो मैंने जैसे कि एक आदमी रिटायर हो जाता है अपनी नौकरी से और उसके बाद उसका जीवन किस तरीके से हो जाता है। मान लीजिए उसके बच्चे हैं, उनकी शादी हो गई, वो चले गए बेचारे, फिर वो अकेला हो जाता है, उसकी पत्नी भी भगवान को प्यारी हो गई। फिर उसकी लाइफ किस तरीके से बीतती है, मैंने उसी पे अपना पूरा कैरेक्टर निभाया है और स्क्रिप्ट के अनुसार जो मिलता है उसको अच्छा से अच्छा मैं करने की कोशिश करता हूँ। जी, मैंने देखा कि आप उसमें बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं और उम्मीद है कि वो फ़िल्म भी दर्शकों को बहुत पसंद आने वाली है दोस्तों। कुछ हँसी-मज़ाक की बातें हो जाएँ। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आजकल 1 महीने से नोटिस किया है कि सर हमारे जो है फ़ेसबुक पे बहुत ही अच्छे-अच्छे मैसेज लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे-अच्छे चुटकुले लिख रहे हैं, कभी-कभी बहुत अच्छी-अच्छी शायरियाँ भी लिख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ सर उसके बारे में आपका क्या राज़ है? आजकल बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या हुआ है हरजीत जी आपको? तो उसके बारे में आपका क्या कहना नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है। शायरियाँ लिखना मुझे बचपन से ही पसंद थी। अच्छा। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, उसी समय से कुछ ऐसा मन में आ जाता था, तो मैं लिख देता था और वो कुछ लोग कहते थे, "तो शायरी हो गई भाई।" जी। तो बस मन की बात है, जो मैं कलम से लिखता लिख देता हूँ और वो शायरी बन जाती है। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप 1-2 शायरी अपने दर्शकों को सुनाइए ताकि वो लोग भी अपनी शायरी का आनंद उठा सकें। अब देखिए, शायरी सुनाने का तो ये है कि आज भी मैंने एक सुबह एक बहुत अच्छा सा लेख लिखा है कि पत्ते जब भी रंग बदलते हैं, तो हमेशा ज़मीन पर ही गिरते हैं और ये बात पत्तों के लिए नहीं है। क्या बात है, वाह! तो दोस्तों बहुत ही अच्छी शायरी है। क्या आपने कहा पत्ते रंग बदलते हैं, अच्छा तो पत्ते रंग हमेशा बदलते हैं ज़मीन पर ही गिरते हैं। पत्ते रंग बदलते हैं तो हमेशा ज़मीन पर ही गिरते हैं। 1-2 और शायरी हो जाए सर, ये बढ़िया रही और और 1-2 मैंने कुछ एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने आज से 2-3 दिन पहले लिखी थी कि जीवन में 2 ही लोग ऐसे हैं, जो ज़िंदगी को नई दिशा दिखाते हैं। अच्छा। एक तो वो, जो आपको मौका देते हैं और दूसरे वो हैं, जो आपको धोखा देते हैं। हाँ, ये बात तो सही है दोस्तों। मैंने भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक शायर सुना था शायद सर, बादाम खाने से कम ज्ञान आता है और धोखा खाने से ज़्यादा ज़्यादा आता है। ज्ञान आता है। ऐसा ही बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। करके था दोस्तों, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली मुझे बिल्कुल। याद नहीं आ रहा। बिल्कुल। सो इसी तरीके से हँसी-मज़ाक का सिलसिला चलता रहेगा। तो अरिजीत जी मैं चाहता हूँ कि आप हँसी-मज़ाक से याद है कि कोई भी ऐसी फ़िल्म या कोई भी ऐसा किस्सा जो आपके जीवन में हुआ हो और वो आपके लिए यादगार हो तो उसके बारे में कुछ आप अपने लोगों से शेयर करिए। ऐसा कोई किस्सा बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन अभी मैं एक फ़िल्म कर रहा था आंगन। जी, जी। उसमें दिनेश लाल यादव जी थे, वो फर्स्ट टाइम हिंदी मूवी में आए और उसमें मैंने एक इंस्पेक्टर का कैरेक्टर किया, तो उसमें जो एक विलन जी थे, सुशील जी, जी, जी। सुशील सिंह जी उनका नाम है। जी। जब हमको देखे तो बोले कि सूट नहीं चल रहा था उसमें, देखे तो बोले कि, "अरे! ये तो बहुत छोटे से हैं।" अच्छा। मतलब भाई अब उनकी हाइट हमसे काफ़ी जी, लंबी तगड़ी थी और बॉडी बिल्डर थे और हमने एक इंस्पेक्टर का कैरेक्टर निभाया तो हमारी हाइट तो एक एवरेज थी। जी। तो जब सीन पर आए तो डायलॉग कुछ इस तरीके से थे तो मैंने उनको बहुत ज़ोर से डाँट दिया। जी, जी। तो हँसने लगे, हँसने लगे तो जो एडिशनल डायरेक्टर थे वो मेरे पास दौड़ के आए कट कट बोल करके, बोले हरिजीत जी थोड़ा सोचिए तो, वो एक माने हुए विधायक भी हैं और दबंग भी हैं। जी। तो हमने कहा कि
अगर वो विधायक हैं और दबंग हैं, आएंगे तो पुलिस की लाठी के नीचे ही ना। अरे वाह, क्या हैं बात है। तो हंसने लगे, बोले लेकिन सुशील जी बोले ना ना ना, वो आप उनको कुछ बोलिए ना, उन्होंने बहुत अच्छा करेक्टर किया है जी, और उनको इसी तरह बोलने दीजिए, अरे वाह, क्योंकि वो एक वर्दी में हैं तो किसी गुंडे से डर थोड़ी ना जाएंगे, बिल्कुल, और अगर डर बिल्कुल, जाएंगे तो फिर पुलिस का काम क्या है क्या बात है, सही बात है यार, है ना। भाई और डरेंगे तब वो, जब वो मेरा घूस खा रहे होंगे, हाँ, हाँ। मेरे नीचे अगर पैसे लेके जा रहे हो तब मुझसे डरेंगे वो। जी, अगर वो इस तरीके के नहीं तो डरेंगे क्यों, वो तो फिर अपना किरदार निभाएंगे ना। जी। तो इस तरीके से किस्से होते रहते हैं, स्क्रिप्ट में कुछ लिखा होता है, बोलने को कुछ कह दिया जाता है, चलता है सब। तो हरजीत जी, मैं इसी सिलसिले में एक और बात जानना चाहता हूँ आपके साथ कि आप इस उम्र में भी फ़िल्म नगरी में काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है कि जो नया युवा है, जो नया लड़का है, जो मान लीजिए फ़िल्म में हीरो है, वो आपके साथ काम करता है, तो आपको क्या कुछ ऐसा फ़ील होता है कि नहीं मैं छोटे उसमें कैरेक्टर में हूँ या मैं उम्र में बड़ा हूँ, वो हीरो है, ऐसा कुछ? इस तरीके का कुछ भी फील नहीं होता है। बात यह है कि वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है और मैं अपना पार्ट प्ले कर रहा हूँ। जी, कैरेक्टर किसी का छोटा किसी का बड़ा नहीं होता है। जी, बहुत से किरदार ऐसे होते हैं जो फ़िल्म में आए और पर्दे पे और 2 मिनट के लिए आते हैं, लेकिन वो अपनी छवि छोड़ के चले जाते हैं, और हीरो पूरी पिक्चर में रहता है, लेकिन फिर भी लोग उसको नहीं, कभी-कभी उस 2 मिनट वाले कैरेक्टर को लोग याद रखते हैं। जी, तो अपना-अपना रोल है, जिसका रोल जैसा अच्छा लगे जी। और पब्लिक जिसको पसंद करे, ये बस ये बात है। बिल्कुल सही कही हरजीत जी ने, क्योंकि फ़िल्म में किरदार यानी जो कैरेक्टर है वो सभी का बराबर है और जी, सब लोग अपने-अपने कैरेक्टर के लिए मायने रखते हैं। जी, अगर फ़िल्म में मान लीजिए 5 लोग का कैरेक्टर और अगर एक व्यक्ति वहाँ पर नहीं है, तो पाँचों लोगों का वो कैरेक्टर बेकार है, वो जी, कोई अहमियत नहीं रखता है। तो सभी कैरेक्टर का अपना-अपना मायने है। बिल्कुल। मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे मेरे पास प्रश्न आते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं यार, मैं हीरो के सामने कैसे बोलूँ, वो जी, हीरो है, फ़िल्म के ये जी, इतना बड़ा कैरेक्टर है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैं नए कलाकारों से बताना चाहता हूँ कि जो वो फ़िल्म में हीरो है, वो भी एक कैरेक्टर है, तो उसके साथ बिल्कुल। आप मिलकर काम करिए और आप अपने भी कैरेक्टर की अहमियत समझिए। तो आपका क्या विचार है कि हम कैसी फ़िल्में करें या मुझे कैसी फ़िल्में मिलें जिसमें मैं काम करना चाहता हूँ? एक लेखक कहानी लिखता है, तो वो अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लेता है, मुझे इसमें कैसा कैरेक्टर लेना है, किसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ। और डायरेक्टर जब एक फ़िल्म को डायरेक्ट करता है, तो कास्टिंग अलग से होती है और डायरेक्टर केवल फ़िल्म बनाता है। हुँ, तो कास्टिंग और डायरेक्टर की मैचिंग होनी चाहिए कि जो किरदार वो निभाने के लिए जिस भी कैरेक्टर को छाँट के लाता है, वो उसमें फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अगर वो फिट बैठ रहा है, तो ही वो पिक्चर अच्छी जाएगी, अगर वो नहीं बैठ रहा तो फिर वो पिक्चर का कोई मज़ा नहीं रहता है। दूसरी बात ये कि कोई भी डायरेक्टर काम करता है या कोई एक्टर काम करता है, तो कभी ये सोच के नहीं करता कि मैंने काम अच्छा नहीं किया। जी, जी, अपनी नज़रों में सब अच्छा करते हैं, जी। लेकिन पब्लिक को तभी पसंद आता है जब वो सब कुछ अच्छा होता है, मतलब सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। सारी चीज़ अच्छी होती हैं, नहीं, तभी पब्लिक उसको पसंद करती है। जी, ऐसी बात दोस्तों खाने के लिए कही जाती है कि अगर मान लीजिए आपने सब कुछ अच्छा किया, आपका जी, जी। मतलब तड़का अच्छा लगाया, हाँ, आपने उसमें मसाले अच्छे डाले, जी, जी। मान लीजिए सब कुछ अच्छा डाला, अगर नमक सही नहीं डाला तो भी सब्ज़ी हाँ, खराब बोलते बेकार हैं। हो जाती है। लोग ये नहीं कहते कि नमक कम था, लोग जी, यही सीधे कह देते कि हाँ, स्वाद नहीं आया। पूरी पूरी सब्ज़ी ही हाँ, खराब थी। स्वाद नहीं आया। तो इसी तरीके से सर ने बहुत अच्छा बोला कि जब भी कोई लेखक, कोई निर्देशक जी, फ़िल्में बनाता है, तो जी, वो इस बात को ज़रूर ध्यान रखता है कि हमें उस फ़िल्म में क्या-क्या काम करना करना है है, और कैसी फ़िल्म बनानी है। बनानी और ये बात हर एक कास्टिंग डायरेक्टर को भी ध्यान है। देनी जी, चाहिए। एक बार मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ साथ ही साथ कि आप हमारे जो युवा हैं, जो फ़िल्म नगरी में काम करना चाहते हैं, उनको जो आप कोई एक मैसेज देना चाहते हो, उसके बारे में आप कुछ बताइए। जो उद्देश्य या वो क्या सीख सकते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री से या उनको कैसे फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, उसके बारे में? देखिए, युवाओं के लिए मैं केवल इतनी बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो अगर काम करना चाहते हैं, तो अपने आप को प्रिपेयर करें। फ़िल्म नगरी में काम करने के लिए सबसे बड़ा प्रिपरेशन होता है कि टाइम की पंक्चुअलिटी। जी। अगर आपका टाइम 7 बजे का है पहुँचने का, जी। कहीं पर भी, जी, कि जी। आपका कैमरा साइनिंग 7 बजे हो जाएगा, तो आपको वहाँ पौने 7 या साढ़े 6 बजे पहुँचना चाहिए। जी, जी। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप 10 से 15 मिनट, 20 मिनट पहले पहुँचेंगे, तो आपको वहाँ के बारे में सब कुछ जानकारी मिल जाती है कि मेरा सीन किस समय लगेगा, क्या सीन है, मेरा मेकअप होना है, क्या नहीं होना। जी। ये सब चीज़ें जानकारी आपको मिल जाएँगी और आप अपने सीन को करने में पहले से तैयार रहेंगे। दूसरी बात, आजकल के युवा अपने आप में ही खोए रहते हैं केवल, तो वो अपने आप में ना खोएँ कि मुझको सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर लूँगा। जी। उन्हों को सबसे पहले तो अपने सीनियर से राय लेनी चाहिए कि सर,
अगर मैं ये कर रहा हूँ तो अच्छा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, पूछना चाहिए। जी, पूछने में क्या है कि कुछ जाता नहीं है और आपको सीखने को मिलेगा कि अगर आपकी कोई कमी होगी तो वो आपको बताएंगे कि हाँ बेटा तुम अगर ऐसा करते तो बहुत अच्छा होता। जी। तो ये सब कमियां रहती हैं आजकल के युवाओं, वो किसी से पूछना नहीं चाहते हैं। मैं आपकी इस बात से एक बात रिलेट करना चाहता हूँ। ये मेरे ग्रेजुएशन टाइम का एक मेरा ये प्रश्न है कि मुझे किसी एक आईएएस ऑफिसर ने ये चीज़ बताई थी। जब एक बार सेमिनार हो रहा था तो उसमें एक आईएएस ऑफिसर आए थे। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि मतलब प्रश्न पूछने में शर्म आ रही थी मुझे। तो मैंने उनसे ये खड़े होकर ही बोला भी कि सर थोड़ा-सा मुझे शर्म आ रही है, मैं कैसे पूछूँ मैं जो जानना चाहता हूँ। उन्होंने ऐसे कहा कि अभी पूछोगे तो 5 मिनट के शर्म करोगे हाँ, और अगर अभी नहीं पूछोगे तो हो सकता जीव है ज़िंदगी भर आप शर्म जिंदगी भर करोगे। शर्म करोगे। तो इसलिए जी, दोस्तों पूछने में शर्म नहीं करनी जी, चाहिए। जो बिल्कुल। आपको जानना है, जो आपको सीखना है तो आप अपने गुरु से ज़रूर जी, पूछिए और बिल्कुल, अपना समय ज़रूर दीजिए उन चीज़ों को जानने बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप किसी को गुरु नहीं बनाएँगे तो एक आप अच्छे चेला और एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन नहीं बन पाएँगे सकते। और बिना गुरु का चेला बहुत अच्छा चेला नहीं होता जी, दोस्तों। तो ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए और हमें जाननी चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया सर हमारे युवाओं के लिए जी, और आपने एक बात रखी समय की। दोस्तों मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ, समय तो हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, अगर आपने समय को नहीं समझा जी, तो जैसा कि हम देखते हैं, सुनते हैं बड़े लोगों से या मोटिवेशनल स्पीकर से कि जिन्होंने समय को समय नहीं दिया, फिर उनको समय भी समय नहीं देता। इस जी, तरह की बहुत सारी बातें बिल्कुल सही है, समय के बारे में कही जाती हैं। बिल्कुल सही तो है। सर आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे युवाओं को। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे युवाओं के लिए सोचा, आप समाज के लिए सोचते हैं। जी, प्रश्नों के सिलसिले में हम एक प्रश्न और हरजीत जी आपसे जानना चाहते हैं कि जो फैमिली का जो आजकल मैटर चलता है कि पत्नी पति को फ़िल्म नगरी में काम करने के लिए, तो आपका फैमिली मैटर या आपने फैमिली को कैसे मैनेज किया है हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि वो लोग भी आपसे सीख कर अपनी भी फैमिली में अच्छे से मैनेज करने पाएँ और अपने फ़िल्म नगरी के करियर को आगे बढ़ाने पाएँ? देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। फैमिली में मैनेज करने का मतलब ये है कि मैं एक कलाकार हूँ जी। और कलाकार का काम होता है कि हम अगर किसी पार्ट को प्ले कर रहे हैं, घर में मैं एक पति हूँ, तो वहाँ भी एक पार्ट प्ले मैं कर रहा हूँ। एक बाप हूँ, तो एक बाप का भी पार्ट प्ले कर रहा हूँ। तो अगर मैं एक कलाकार हूँ, तो मैं एक कला का भी वहाँ पे पार्ट प्ले कर रहा हूँ। जी, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब मैं फ़िल्मों में काम करता हूँ, तो वो मेरा पार्ट वहीं ख़त्म हो जाता है। ये बात समझ रहे हैं ना? जी, मेरा पार्ट वहीं ख़त्म हो गया, जब वहाँ से मैं हट के आया, तो फिर मैं एक पति हूँ, एक बाप हूँ और किसी का बेटा हूँ। मुझे वहाँ की चीज़ें अपने घर नहीं लानी है। जो इंसान वहाँ की चीज़ें अपने घर नहीं लाता है, वो हमेशा सक्सेस रहेगा और उसके घर में कोई टकराव नहीं होगा। मैं जो कर रहा हूँ, मेरे अपने अच्छे के लिए कर रहा हूँ और उससे जो भी मुझे फ़ायदा होगा, वो तुम लोगों के लिए होगा, किसी और के लिए नहीं होगा। जी, बस। यानी कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को हैंडल किया जी, है, बहुत ही अच्छे तरीके से फैमिली को डील किया है। जी, तो इसी तरीके से दोस्तों आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है, हम सभी लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है फ़िल्म नगरी में काम करते हुए कि हम पहली बात तो सही तरीके से काम करें, जी, अच्छे सोच-विचार के साथ काम करें, किसी के जी, साथ गलत तरीके से काम ना करें जी, जी, और साथ ही साथ अपने फैमिली को भी समझाएँ कि जो चीज़ भी मैं कर रहा हूँ, वो मैं अपने अच्छे के लिए और साथ ही साथ समाज के अच्छे के लिए भी कर रहा हूँ। जी, तो जी। आप अपना उद्देश्य फ़िल्म नगरी में और अच्छे से पूरा कर सकते हैं। आखिरी में चलते-चलते हम अजीत जी से जानेंगे कि वो समाज को क्या उपदेश देना चाह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने युवाओं के बारे में बताया कि ऐसे फ़िल्म नगरी में काम करना चाहिए, फैमिली को कैसे मैनेज करें, ऐसी बहुत सारी बातें हमारे साथ की हैं दोस्तों और साथ ही साथ मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि समाज के बारे में उनका क्या विचार है? समाज के लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और आजकल का जो संघर्ष की दुनिया है, चाहे वो फ़िल्म नगरी में हो, चाहे जी, वो पढ़ाई में हो या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर हो, उसमें आजकल कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। जी, जी। तो उनके लिए आपका क्या उद्देश्य है? देखिए कंपटीशन आज बढ़ गया है, कंपटीशन पहले भी था, बशर्ते तब कम था, अब थोड़ा ज़्यादा है। तो उसी तरीके से चीज़ें बदलती जा रही हैं। तो जैसे-जैसे चीज़ें बदल रही हैं, पढ़ाई का स्टेटस चेंज हो रहा है, तो उसी तरीके से आदमी को अपने आप को ढालना चाहिए और नई चीज़ों के साथ ही उसको आगे बढ़ना चाहिए। मतलब कि जो समाज में जो चीज़ें चल रही हैं, जी, जी। उसके हिसाब से उसको जीवन अपना जी, जीना चाहिए। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद अरिजीत जी आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, ताकि हम लोग आपसे बहुत सारी चीज़ें सीख कर अपने जीवन में अप्लाई करने पाएँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे दोस्तों नए पॉडकास्ट में बहुत ही जल्दी। धन्यवाद।